तो चलिए आज हम बात करते हैं डॉल मेकर की। देखिए, ये सिर्फ एक थ्रिलर कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल सफर है जो हमें जुनून, कंट्रोल और आज़ादी के बीच की धुंधली सी लकीरों पर ले जाता है। आइए इस कहानी के अंधेरे और उलझे हुए पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी लाइन से जो दिल दहला देती है। वो कुछ परफेक्ट बनाना चाहता था, इसलिए वो उसे ले गया। बस ये एक वाक्य और हमें पता चल जाता है कि कहानी के इरादे कितने खौफनाक होने वाले हैं। कहानी के सेंटर में दो लोग हैं। एक तरफ है स्नेहा, एक टैलेंटेड क्लासिकल डांसर जो इमोशनली खुद से जैसे कटी हुई है, और दूसरी तरफ है अमित, एक जीनियस लेकिन जुनूनी मूर्तिकार, एक ऐसा आर्टिस्ट जिसकी कला से ज्यादा खतरनाक है कंट्रोल करने की उसकी भूख। तो कहानी का पहला हिस्सा है द परफेक्ट डॉल। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक कलाकार की प्रेरणा, उसकी म्यूज, धीरे धीरे उसकी सबसे कीमती कैदी बन जाती है। जरा सोचिए, स्नेहा की आंखें एक ऐसी जगह खुलती हैं जो है तो बेहद खूबसूरत, पर किसी मकबरे जैसी। एक ऐसा कमरा जहां कोई खिड़की नहीं है, बस रेशम की चादरें हैं, और एक आदमी है जो उसे अपना खोया हुआ टुकड़ा कहता है। ये खूबसूरती में कैद होने का एक डरावना एहसास है। और फिर स्नेहा को एक ऐसी चीज मिलती है जो सब कुछ बदल देती है। चीनी मिट्टी की एक गुड़िया जिसका चेहरा हूबहू उसी का है, बस उस पर एक दरार है। और यहीं उसे एहसास होता है कि अमित का ये जुनून उसके आने से बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। और अमित का ये सवाल, तुम्हें लगता है मैंने इसे तुम्हारे आने के बाद बनाया है? ये सवाल रोंगटे खड़े कर देता है। इससे ये साफ हो जाता है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। वो तो सालों से उसके सपने देख रहा था, उसकी मूर्तियां बना रहा था। यहां अमित का असली मकसद सामने आता है। वो कहता है, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए स्नेहा, मुझे तुम्हारी स्थिरता चाहिए। स्थिरता मतलब एक ऐसी चीज जो हिले नहीं, जो बदले नहीं, जिसे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। ये प्यार नहीं है, ये किसी पर मालिकाना हक जमाने की सनक है। तो ये कैद आखिर थी कैसी? ये सिर्फ दीवारों की कैद नहीं थी। अमित ने एक खूबसूरत जेल बनाई थी जिसका पूरा आर्किटेक्चर ही दिमागी कंट्रोल पर टिका था। उस घर के नियम भी बड़े अजीब थे। जो कमरा खुला है वहां जा सकते हैं, लेकिन कोई घड़ी नहीं, कोई फोन नहीं, कोई खिड़की नहीं। स्टाफ से बात करना मना है, और अगर कुछ टूट भी गया तो वो चुपचाप बदल दिया जाएगा। ये नियम किसी भी जंजीर से ज्यादा खतरनाक थे, जो उसे समय और बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट देते थे। और फिर स्नेहा पहुंचती है उसके स्टूडियो में। वहां वो जो देखती है वो उसे तोड़ कर रख देता है। उसकी सैकड़ों तस्वीरें और स्केचेस, सोते हुए, हंसते हुए, गुस्से में, एक ऐसी जिंदगी जिसे सालों से कोई छुपकर देख रहा था। ये एहसास किसी भी कैद से ज्यादा डरावना होता है। अमित का नजरिया कितना अजीब है ये इस लाइन से पता चलता है। तुम टूटी हुई हो, इसीलिए तुम मायने रखती हो। मतलब उसके लिए स्नेहा की कमजोरी ही उसकी खूबी थी। क्यों? क्योंकि एक टूटी हुई चीज को वो अपने हिसाब से ठीक कर सकता था, उसे कंट्रोल कर सकता था। अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां चीजें और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। एक खतरनाक जुड़ाव, जब एक कैदी और उसे कैद करने वाले के बीच की लाइनें धुंधली होने लगती हैं। उनके रिश्ते का जो संघर्ष है वो इन दो शब्दों में छिपा है। एक तरफ है अमित का जुनून, यानी किसी पर कब्जा करना, उसे वक्त में रोक देना, और दूसरी तरफ है कहीं ना कहीं एक जुड़ाव की उम्मीद, समझे जाने की, देखे जाने की। और यही कश्मकश उनके रिश्ते को और भी खतरनाक बना देती है। पर कहानी का सबसे बड़ा शौक अभी बाकी था। एक लाल दरवाजा और उसके पीछे उसकी पिछली कोशिशों का एक कब्रिस्तान। ऐसी गुड़ियां जिनके चेहरे दूसरी लापता औरतों से मिलते थे। स्नेहा पहली नहीं थी, हाँ, पर वो अलग जरूर थी। तो आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा था? इसकी जड़ उसके एक कन्फेशन में मिलती है। वो कहता है, मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो मुझे छोड़कर ना जाए। उसके इस जुनून की वजह थी उसकी बहन आशा की मौत और उसका गहरा अकेलापन। और यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। ये अब सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि खुद को चुनने की कहानी है। ये एक गुड़िया के बनने की नहीं, बल्कि टूटकर फिर से एक इंसान बनने की लड़ाई है। स्नेहा की आजादी का सफर छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। पहले वो अपनी जगह बनाती है, एक अलग कमरा चुनकर। फिर अपनी कला से जुड़कर अपनी पहचान वापस पाती है। इसके बाद वो उस घर को छोड़ने का मजबूत फैसला करती है, और आखिर में शहर में एक नई गुमनाम जिंदगी शुरू कर वो फिर से सांस लेती है। और जब पुलिस आती है तो स्नेहा का जवाब कमाल का होता है।
वो अमित पर कोई चार्ज नहीं लगाती, लेकिन वो ये भी साफ कर देती है कि वो अपनी मर्जी से वहां नहीं थी। ये उसकी अपनी ताकत और सिचुएशन की गहरी समझ को दिखाता है। अमित भी आखिर में ये बात समझ जाता है। अपने खत में वो लिखता है, तुम मेरी रचना नहीं हो, तुम वो हो जिसने मुझे मिटा दिया। सोचिए, जिसे वो अपनी क्रिएशन समझ रहा था, उसी ने उसे अनमेड कर दिया, उसकी बनाई दुनिया को ही तोड़ दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें बताती है कि प्यार क्या नहीं है और आज़ादी के असली मायने क्या होते हैं। देखिए, दो चीजें हैं। एक है कब्जा, जिसके लिए कंट्रोल और मालिकाना हक चाहिए, और दूसरी है आज़ादी, जिसके लिए चुनाव करने, आगे बढ़ने और छोड़कर जाने की हिम्मत चाहिए। स्नेहा की पूरी यात्रा पहले को ठुकराकर दूसरे को अपनाने की कहानी है। तो इस कहानी से कुछ बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि सच्चा प्यार कब्जा नहीं करता। दूसरी, हीलिंग की शुरुआत तभी होती है जब कोई इंसान खुद को चुनता है। तीसरी, किसी को जाने देना हार नहीं बल्कि आज़ादी है। और सबसे जरूरी, कि कोई भी किसी और की रचना नहीं होता। और आखिर में एक सवाल, जो ये कहानी हम सब के लिए छोड़ जाती है, कब जाने देना ही प्यार का सबसे बड़ा रूप होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के हर हिस्से में गूंजता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।